नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को सिर्फ एटीएम समझा, बीजेपी ने अष्टलक्ष्मी माना। मेघालय रोड शो, दीमापुर में रैली की। मिशन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का मंथन शुरू। विपक्षी गठबंधन तैयार करने का बन सकता है खाका। सीडब्ल्यूसी के लिए सदस्यों को नामित करेंगे अब खड़गे। खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल के सामने झुकी पंजाब पुलिस। समर्थक लवप्रीत तूफान की अमृतसर जेल से हुई रिहाई, केस किया रद्द। मार्च सीरीज के पहले दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद। निफ्टी 42 और सेंसेक्स 142 अंक गिरकर बंद। मेटल की पिटाई, ऑटो रियलिटी एफएमसीजी में दबाव। गुजरात सरकार ने पेश किया 3,01,000 करोड़ का बजट। पीएनजी और सीएनजी पर वैट 15% से घटाकर किया 5%। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं। G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों को पीएम मोदी का संबोधन। बोले, एनर्जी और खाद्य सुरक्षा बड़ा चैलेंज। ऊंचे कमोडिटी कीमतों से कई देश संकट में। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे। जेलेंस्की ने किया दावा, पुतिन को हराएंगे। यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास। भारत रहा वोटिंग से दूर। खबरों की शुरुआत खालिस्तान समर्थक लवप्रीत तूफान से, जिसको पंजाब की अजनाला कोर्ट ने आज रिहा कर दिया। कल अजनाला के पुलिस थाने पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी हुई। आपको यह भी बता दें कि लवप्रीत तूफान अमृतपाल सिंह का सहयोगी है, जो अपहरण के आरोप में जेल में बंद है। कल इसी की रिहाई के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग तलवार और बाकी हथियार लेकर एकत्र हुए थे। इसके बाद भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। अपडेट लेते हैं इस खबर पर राजीव शर्मा से। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की आपके पास? जी राजीव, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? तो लवप्रीत तूफान, जिसकी कल मांग की जा रही थी अजनाला थाने से कि उसको रिहा किया जाए, तो अमृतसर केंद्रीय जेल में वो बंद था, जिसको कुछ देर पहले रिहा कर दिया गया है। और अमृतपाल सिंह और उसके जो समर्थक अजनाला में कल से ही डटे हुए थे, तो वो भी अजनाला से अमृतसर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर बाद वो जो हरमंदिर साहिब माथा टेकने के लिए जाएंगे, वाहेगुरु का शुक्राना करेंगे। सबसे बड़ी अहम बात यही है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी अजनाला थाने में कि एक वरिंदर सिंह नाम का जो नौजवान है, जिसकी शिकायत के आधार पर वो एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उसने ये शिकायत दी थी कि उसको अपहरण उसका अजनाला से किया गया। उसके बाद अमृतपाल और उसके बाकी साथियों ने उसके साथ मारपीट की। तो इसी को आधार बनाकर पुलिस ने एक केस जो है रजिस्टर करके उसके बाद जो तफ्तीश की गई, तो उसमें जो अमृतपाल का साथी है लवप्रीत सिंह तूफान, जो कि गुरदासपुर जिले के साथ संबंध रखता है, तो गुरदासपुर से उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ही पूरा जो बवाल है उसकी शुरुआत हुई। और अजनाला जाने से पहले अमृतपाल सिंह ने मीडिया के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चेतावनी भी दी थी कि वो 23 फरवरी को बड़े काफिले के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होगा। लेकिन शायद पुलिस ने इस बयान को या इस अपील को इतना गंभीरता से नहीं लिया। कल वहां पर इतनी बड़ी जो झड़प है वो देखने को मिली। और कल शाम को पुलिस ये कहती हुई नजर आई कि जो एविडेंस अमृतपाल या उसकी टीम द्वारा पुलिस को दिए गए हैं, उसके मुताबिक लवप्रीत सिंह उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये बड़े अहम सवाल है जो हर कोई जानना भी चाहता है। और बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि इस मामले में एक विवादित पूरी जो टिप्पणियां, चाहे वो अमृतपाल सिंह की तरफ से की जा रही हो, दूसरा पंजाब पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही है, उसको लेकर एक दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका राजीव।
और अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज शिलांग में चुनाव प्रचार के दौरान अपने ऊपर हो रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा कि कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, जबकि देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज नागालैंड और मेघालय में रैलियां की। शिलांग में उन्होंने रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी इस क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है। यहां शांति और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है, इसलिए पार्टी के रायपुर अधिवेशन में आज से मंथन शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के लिए चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि इसके लिए सदस्यों को नामित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामित करेंगे। डिटेल से समझते हैं इस पूरी खबर को पल्लवी से। पल्लवी जी, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? 3 दिन का ये अधिवेशन है और इन 3 दिनों में एक खाका तैयार किया जाएगा 2024 के चुनाव के लिए। 2 सबसे बड़ी और अहम बात निकल के आई है। सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिसे एक कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी उनका पावर मिलता है, उस पर चुनाव नहीं होंगे, यानी कि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने हुए लोग इसमें शामिल होंगे या जो गांधी फैमिली के लॉयल रह चुके हैं उनको शामिल किया जाएगा ज्यादातर, क्योंकि अगर उनको शामिल किया जाता है तो इसका मतलब साफ हुआ कि भले ही अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन दबदबा और पावर गांधी परिवार के हाथ में, यानी कि राहुल गांधी के हाथ में रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। जब मैं रायपुर की सड़कों से गुजर रही थी और जब मैं अधिवेशन के साइट पे जा रही थी, जितने भी पोस्टर्स थे और होर्डिंग्स थे, उनमें ज्यादातर तस्वीरें राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा का लगा हुआ था। तो संदेश साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा को आधार बनाया जाएगा 2024 के एक ब्लूप्रिंट या खाका के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात साफ कह दिया कि 2024 में हम बीजेपी को बिल्कुल ही हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऑपोजिशन अलायंस की जरूरत है। लेकिन ऑपोजिशन अलायंस कांग्रेस की अगुवाई में ही होगी। अब दिक्कत यह है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या चाहे बीआरएस जो केसीआर का पार्टी है, ये इनका मतभेद है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का मानना है कि ये तीनों पार्टियां बी टीम है बीजेपी का, और इन तीनों पार्टियों का मानना यह है कि कांग्रेस का साथ देके हमें राजनीतिक तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि जो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस वोट है वो सिर्फ हमारे खेमे में तभी जा सकता है अगर हम कांग्रेस के विरोध में खड़े होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भले ही एक अगुवाई की बात करे, ऑपोजिशन अलायंस की बात करे, लेकिन क्या ऑपोजिशन यूनिटी हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस अगर चुनाव पे चुनाव हारती जाती है, क्या कोई भी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडरशिप को मानने के लिए तैयार रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और अब बात करते हैं मार्केट की। मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी लगातार छठे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 59,464 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,466 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल शेयरों में रही, तो वहीं ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव रहा।
सीपीएसई, एनर्जी और पीएसई इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। शेयर बाजार की चिंता क्या है और आखिरकार बाजार कहां फंस गया है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात गुजरात सरकार की, जिसने आज 2023-24 के लिए 3,01,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जनता के ऊपर कोई नया टैक्स यहां पर नहीं डाला गया। इंडस्ट्री और साथ ही माइनिंग के लिए 8,579 करोड़ का एलोकेशन यहां किया गया। बजट में गुजरात सरकार ने दावा किया है कि पिछले 8 साल में देश को 32 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 57% हिस्सा गुजरात का है। बजट में 2000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने का प्रावधान किया गया। ईवी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए 217 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 काउंसलिंग बनाने का ऐलान भी आज बजट में किया गया। साथ ही साथ इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी खास योजनाओं का ऐलान इस बजट में आज हुआ है। छोटे बड़े कारोबार को गुजरात में बजट से क्या मिलने वाला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत से। आप भी सुने। गुजरात के इंडस्ट्री मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम बजट को लेकर उनसे बात करते हैं। सर, पहली आपकी प्रतिक्रिया बजट को लेकर, कैसा है बजट? बजट में आज की तारीख में 1 रुपया भी गुजरात सरकार ने कर डाला नहीं है। उसके साथ साथ उद्योग में आज हमारा जो कापड़ है, टेक्सटाइल पार्क, उसमें 1500 करोड़ रुपया से ज़्यादा की जोगवाई की है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें भी 1500 करोड़ रुपए की जोगवाई की है। उसके साथ साथ जो हमारा बल्क पार्क सबसे बड़ा है, उसमें पण सरकार ने 100 करोड़ की जोगवाई की है। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योगों की बहुत फरियाद रहती थी, उसकी काउंसिल 1 से बढ़कर 5 बनाई है, जिसके कारण छोटे छोटे लोगों का प्रश्न उकेल सके। गुजरात में 1 रुपये का कर रेट डाल करके गुजरात का विकास था, सबका ये उद्योग यहाँ आए, ऐसी पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार ने की है। उसके कारण रोजगार की भी बढ़ेगी और गुजरात आगे बढ़ेगा। तो वाइब्रेंट कई सालों से नहीं हुआ है, तो और एमओयू भी अभी साइन हो रहे हैं, तो इस बजट से क्या उस क्षेत्र को भी बल मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है और नए प्लेयर है वो भी यहाँ पर आएंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा? चौकस आएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे बलवंत सिंह राजपूत, जिनका साफ कहना है कि गुजरात में उद्योग आएंगे। ये बजट है वो काफ़ी प्रोत्साहक है और आने वाले दिनों में गुजरात औद्योगिक रूप से और आगे बढ़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि युवा घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रेंड उल्टा होने लगा है। क्या है 2023 में घर को लेकर लोगों की सोच, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो गए। इस मौके पर यूक्रेन में युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन किसी भी हाल में पुतिन को हरा कर रहेगा। वहीं पुतिन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सेना युद्ध में काफी हद तक जीत चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से रूस से कहा है कि वो तुरंत युद्ध को समाप्त करे। इसके लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया। हालांकि भारत वोटिंग से गैर हाजिर रहा। 1 साल के बाद हालात कैसे हैं कीव के, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। संजय जी, पूरे 1 साल हो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन कोई अंत, कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ इस युद्ध का नहीं दिख रहा। जबकि इस युद्ध को 1 साल हो चुका है, तो चीन ने एक प्रपोजल आगे रखा है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। और ये जो प्रपोजल है रूस के इतना हक में नहीं है जितना लोग मानते थे कि होगा, क्योंकि कई दिनों से चर्चा चल रही है कि चीन आगे क्या रखेगा। चीन ने कहा है कि हर देश की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, उसकी ज़मीन का आदर करना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आदर करना चाहिए। यानी कि इस तरह का हमला और कब्ज़ा जायज़ नहीं है। चीन ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर जो रास्ता है, कोई रास्ता नहीं हो सकता, इस रास्ते को असंभव मानना चाहिए और ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए, इस रास्ते पे चलना तो दूर रहा। तो इन सब बातों को देखिए तो ये रूस के खिलाफ, खासतौर पुतिन के खिलाफ जाती है, पुतिन के प्लान्स के खिलाफ जाती है, क्योंकि अक्सर पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन की बात करते हैं और इसका धमकी देते हैं। तो अब देखने की बात है कि ये कहाँ तक आगे बात चलती है। ज़ेलेंस्की ने ज़रूर कहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीन क्या आगे प्रपोज करता है, क्या सलाह देता है, और जबकि चीन की ये सलाह सामने आ चुकी है
तो ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो इस पर गौर करेंगे और ये बात जो है गंभीरता से ली जा रही है, क्योंकि अब देखा जाए तो ये जो युद्ध है यूक्रेन पर तो बहुत बुरा इसका असर पड़ा है। कितनी जानें गई हैं, आसपास इमारतें, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है कई जगह, और इतना जो इकोनॉमी जो है वो एकदम बैठ गई है। तो यहाँ तो नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन सवाल यह है कि रूस को क्या मिला। रूस ने एक के बाद एक जो है हार मानी। कीव की तरफ उन्होंने हमला किया, वहाँ से वापस धकेल दिए गए। रूस की फ़ौजें खार्किव आई, वहाँ से वापस भेज दी गई। रूस की फ़ौजें जो हैं खैरसों में पहुँची, वहाँ से निकाल दिया गया। जो रूस के जहाज़ हैं उनको जहाज़ जो हवा से बिल्कुल युद्ध से बाहर कर दिया गया है। रूस के जो टैंक हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है। उधर जब राजनीतिक तौर पर देखें, रूस का कहना था कि यूक्रेन को नेटो की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अब आज के दिन तो यूक्रेन मान लीजिए एक नेटो का सदस्य बन चुका है, साथ साथ में फिनलैंड और स्वीडन भी बनते जा रहे हैं। तो जो रूस चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है हार है पुतिन के लिए ख़ास तौर पर, और देखते हैं कि चीन का जो प्रपोजल है आगे कहाँ तक पहुँचता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब बात, जिन्होंने आज G20 में वित्त मंत्रियों और साथ ही केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत ऐसे समय पर ग्लोबल फाइनेंस और इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में फंसी हुई है। Marks the first ministerial level dialogue under India's G20 presidency. Even as I convey my best wishes to you for a productive meeting, I am aware of the challenges you face. You represent the leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. The COVID pandemic had delivered a once-in-a-century blow to the global economy. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।